हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में आपका प्रथम पत्र पारिवारिक संसाधन प्रबंधन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी थर्ड यूनिट का अगला टॉपिक गृह प्रबंध के उत्प्रेरक संसाधन, यानी कल हमने गृह प्रबंध उत्प्रेरक में लक्ष्य स्तर मूल्य के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं, वैल्यूज गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में। लेकिन आज होम मैनेजमेंट में प्रमुख उत्प्रेरक है संसाधन, यानी संसाधन क्या होते हैं, इन संसाधनों का मानव जीवन में क्या महत्व है, संसाधन हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं, इनको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, सीमित अवस्था में असीमित अवस्था में, कुछ संसाधनों की सीमित अवस्था होती हुई भी, सीमित मात्रा होती हुई भी उनको हम किस तरह से उपयोगी कराकर उपयोग में लेकर उन संसाधनों की पूर्ति कर सकते हैं। तो गृह प्रबंध के उत्प्रेरक संसाधन, मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ होम मैनेजमेंट रिसोर्स। आज का आपका अध्याय है गृह प्रबंध के उत्प्रेरक के बारे में। पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए जो परिवार के लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए कई प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर मानव अपना जीवन यापन करता है, तथा संसाधनों के बिना अगर कोई व्यक्ति इन संसाधनों के बिना कोई कार्य करता है तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसको एक अच्छे मूल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गृह व्यवस्था में पारिवारिक संसाधनों का उपयोग एक ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है। अगर गृह व्यवस्था करते हैं आप तो उन पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है ताकि जो मनुष्य के मानव के निर्धारित मूल्य हैं, लक्ष्य हमें समय पर प्राप्त हो सके, उनकी पूर्ति समय पर हो सके। तो यही हमारे संसाधन होते हैं, यही हमारे रिसोर्स होते हैं, तथा गृह प्रबंध के उत्प्रेरक के रूप में इन संसाधनों को महत्वपूर्ण माना गया है। अब आपको संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों का क्या वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली रिसोर्स। तो निकोलियन डॉर्सी कुछ दार्शनिक हैं, कुछ मनोविज्ञान शास्त्री हैं, इनमें से निकोलियन डॉर्सी के अनुसार उन्होंने संसाधनों को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव या व्यक्तिगत होते हैं या इनबॉर्न होते हैं, इस जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं या अर्जित भी हो सकते हैं, ये अपनी शक्तियों के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार इन्हें अर्जित भी कर सकता है। तो मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स में अंतर्गत क्या क्या आता है, रुचि है, कौशल है, ज्ञान है, योग्यता है, समय, शक्ति आदि, यानी इंटरेस्ट, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, टाइम एंड एनर्जी। जो एक तत्व होते हैं, रुचि, कौशल, ज्ञान, योग्यता, समय, शक्ति, ये मानवीय संसाधन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जिन्हें निकोल डॉर्सी ने अपने वर्गीकरण में बताया है। नेक्स्ट है आपका अमानवीय संसाधन, नॉन ह्यूमन रिसोर्स, यानी इसमें मानवीय तत्व कुछ नहीं होता है, मानव का कोई भी अंग या कोई पार्ट कार्य नहीं करता है इसमें। अमानवीय संसाधन, इसमें भौतिक सुविधाएं या सामुदायिक संसाधन। भौतिक सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि धन है, समय, वस्तुएं हैं, और सामुदायिक जिन्हें सरकारी या कोई व्यक्ति कभी भी इसमें यूज कर सकता है, जैसे कि जंतुआलय है, रेलवे स्टेशन है, पार्क है, बाजार है, हॉस्पिटल है, यातायात का साधन है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, ये सभी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं। भौतिक संसाधनों में भौतिक तथा सामूहिक संस्थाएं, सेवाएं, ये आपके अमानवीय संसाधन होते हैं, जिनमें भौतिक सुविधाएं सामुदायिक संसाधन माने जाते हैं। जैसे आपके रिपीट करती हुई भौतिक सुविधाएं, जंतुआलय, विद्यालय है, अस्पताल है, उद्यान है, बाजार है, ये सभी अमानवीय संसाधन होते हैं। इसमें कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं, कुछ
अपने बाहरी अंग भी होते हैं। व्यक्तिगत के अंदर रुचियाँ हैं, अभिवृत्तियाँ हैं, विश्वास, सम्यक, स्थायी भाव भी प्रकट होते हैं। तो ये तो आपके संसाधनों का वर्गीकरण हो गया निकोल एवं डोर्सी के अनुसार। अब एक सभा हुई थी जिसमें आयोजन किया था होम इकोनॉमिक्स सेमिनार। होम इकोनॉमिक्स सेमिनार यह सन 1961 में आयोजित किया गया था इंडियाना में, फ्रेंच लिंक में। इंडिया के फ्रेंच लिंक है इसमें आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। यानी होम इकोनॉमिक्स सेमिनार के अंतर्गत जो सेमिनार हुआ था उस सेमिनार में संसाधनों को 3 भागों में डिवाइड किया था। वो आपके भाग हैं सामाजिक संसाधन, यानी सामाजिक संसाधन में आपके मानवीय संसाधन भी आ जाते हैं क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही अपने गुणों का विकास करता है। तो सोशल रिसोर्स, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्ति स्वयं किस तरह से अपने संसाधनों का प्रयोग करता है वह इसके अंतर्गत कई प्रकार की अभिवृत्तियां हैं, रुचियां हैं, विश्वास, स्थायी भाव आते हैं आपके। तकनीकी संसाधन जो टेक्निकल रिसोर्स होते हैं तकनीकी संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि इस संसाधन कुछ प्राकृतिक भी होते हैं, कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। तकनीकी संसाधन कैसे कि जैसे कि आज के समय में आज का युग विज्ञान हो गए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नई नई तकनीकों का विकास करने लगा है तथा उन तकनीकों का अपने जीवन में प्रयोग करने लगा है जिससे उनका कार्य आसानी से हो सके तथा कार्य शक्ति कम खर्च हो तथा कम समय में अधिक से अधिक कार्य को कर सके। वो आपके तकनीकी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका होम इकोनॉमिक्स सेमिनार के अंतर्गत 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब है आपका संसाधनों की विशेषताएं। संसाधनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन संसाधनों का किस प्रकार के प्रयोग किया जाता है। संसाधनों की विशेषताएं, सभी संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं? सीमित। जैसे कि संसाधन चाहे मानवीय हो चाहे भौतिक हो, उनका प्रयोग किस तरह से करना है ये मानव अपनी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। कुछ आवश्यकता सीमित होती हैं, जैसे कि कम वस्तु में अधिक से अधिक प्रयोग करके अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाना ही एक मानव का प्रथम कार्य होता है। इसलिए कह सकते हैं संसाधनों की सबसे बड़ी खूबी होती है ये सीमित होते हैं, चाहे वो धन हो, समय हो, शक्ति हो, भौतिक वस्तु हो तथा मनुष्य की जो आवश्यकता है वो असीम एवं असीमित होती हैं। इसलिए सीमित साधनों में मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए तथा एक कुशल प्रबंधक होता है, एक स्किल मैनेजमेंट होता है, एक चातुर व्यक्ति होता है। अपनी बुद्धि से, अपने विकास से, अपने चातुर्य से वह सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर संसाधनों का प्रयोग करता है, कम साधनों में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यह संसाधनों की प्रथम विशेषता मानी जाती है। सभी संसाधन सीमित होते हैं। कुछ संसाधनों गुणात्मकता सीमितता होती है, कुछ में संख्यात्मकता होती है, जैसे कि इसमें कुछ सीमा गुणात्मकता की भी होती है। व्यक्ति अपने बुद्धिमान, वाक्पटु, कुशल प्रबंध से प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि से, कार्य करने के तरीके से अपनी कार्य को आसानी से कम समय में कर सकता है। संख्यात्मक में जो भौतिक संसाधन होते हैं, भूमि, जल, ईंधन, भोज्य सामग्री, ये सीमित होते हैं। इन्हें तौलकर रुपया पैसा कमाकर इन संसाधनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट है आपका संसाधन विकसित किए जा सकते हैं। ये संसाधन इनको विकसित कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा जापान में जो बम धमाका हुआ था 1945 में, जापान के जो देश हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें जो परमाणु बम गिराए थे उस समय जापान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। लेकिन उसने अपने संसाधनों के द्वारा, अपनी बुद्धि विवेक के, अपने चातुर्य के द्वारा जापान फिर से एक विकसित देश बन चुका है। तो इन संसाधनों के द्वारा ही संसाधन विकसित किया जा सकता है। अपनी बुद्धि विकास, अपने कौशल से संसाधनों को हम विकसित भी कर सकते हैं तथा नई नई तकनीकों, वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से संसाधनों को हम
द्वारा से उपयोग में ले सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं संसाधन विकसित किए जा सकते हैं। अपनी तकनीकों के माध्यम से, आविष्कारों के माध्यम से मानव संसाधनों को विकसित कर सकता है। संसाधन उपयोगी होते हैं। ये संसाधन उपयोगी क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए एक आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। वो आवश्यक सामग्री हमें संसाधनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसे कि कोई बढ़ई है, कारपेंटर है, तो जब वो फर्नीचर बनाता है तो उसके लिए कई तरह के औजार हैं। एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी भी होनी चाहिए, तभी एक सुंदर व्यवस्थित फर्नीचर बना सकता है। एक शिक्षक होता है, जब वो विद्यालय में अध्ययन कराता है तो उसके लिए श्याम पट्ट है, चौक है, अन्य सहायक सामग्री होनी चाहिए ताकि अध्यापन कार्य सही पूर्ण रूप से चल सके। जैसे कि कोई किसान है और खेती करता है तो उसके लिए भी उपयुक्त संसाधन होने चाहिए, या कोई तकनीकी माध्यम से हल चलाने वाले बैल होनी चाहिए, या आज के समय में कुछ तकनीकी माध्यम से जो ट्रैक्टर के द्वारा सिंचाई की जाती है, ट्रैक्टर के द्वारा खेत की खुदाई की जाती है, हल चलाया जाता है। इन सभी संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। संसाधन पारस्परिक संबंधित होते हैं। संसाधन होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन संबंधों के आधार पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा ये एक दूसरे, जैसे कि कोई सुनार है, अगर वो जवाहर बनाता है, जवाहरात बनाता है, कोई सौंदर्यात्मक आभूषण बनाता है तो उसके लिए ये आवश्यक सामग्री होती है, उसके लिए एक अच्छी धातु का प्रयोग होना चाहिए। तो उन दोनों में एक परस्पर संबंध होता है। उसी प्रकार ईंधन है, चूल्हा है, भोज्य सामग्री है, अन्य उपकरण होंगे तभी एक गृहिणी एक अच्छा भोजन बना सकती है तथा घर में कुशलता से अपना प्रबंधन कर सकती है। संसाधनों का उपयोग प्रबंधन प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। जब हम प्रबंध प्रक्रिया बनाते हैं तो उसमें योजना बनानी पड़ती है, आयोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, उसका क्रियान्वयन करना पड़ता है, उसके बाद उसका इवोल्यूशन करके उस प्रबंध प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। संसाधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। जब संसाधनों का हम उचित प्रयोग करते हैं तो मानव जीवन है उसमें भी, उसके स्तर में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इसलिए भौतिक वस्तुएं, उपकरणों का क्रय करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका बहुउद्देश्य होना चाहिए। एक कार्य को करने से कई प्रकार के कार्यों का समायोजन होना चाहिए। यही एक अच्छे संसाधनों की पहचान होती है। अब पढ़ाएंगे आपको संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य। संसाधनों का क्या उपयोग है, इनके क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमें संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक संसाधन उपयोग होती है, चाहे वो समय हो, शक्ति हो, धन हो, मानवीय संसाधन हो, इसे पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो संसाधनों का उपयोग होता है लक्ष्यों की प्राप्ति करने में। हमें लक्ष्यों की प्राप्ति जब होती है जब हमारे पास एक पर्याप्त मात्रा में उपकरण होते हैं, संसाधन होते हैं। परिवार के सदस्यों का विकास तभी हो सकता है जब संसाधन होते हैं। मितव्यता यानी हमें अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही किसी उद्योग में, तकनीकी विकास में पैसा लगाना चाहिए। संतुष्टि की इच्छा, और हम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, इसलिए हमें इस तरह का कार्य करना चाहिए कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सके तथा हमें संतुष्टि भी प्राप्त हो सके। हमें प्रत्येक कार्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, संसाधनों को एकत्रित करना चाहिए, उनका क्रियान्वयन करना चाहिए, उनका निरीक्षण करना चाहिए, समायोजन भी करना चाहिए, मूल्यांकन है, ये हमारे संसाधनों के उपयोग के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, पारिवारिक संसाधन, जो संसाधनों को प्रभावित करते हैं। तो पारिवारिक संसाधनों को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, इन कारकों का ध्यान रखते हुए हमें संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो परिवार का जो सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, जब हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए तथा पारिवारिक जीवन चक्र में जो समस्या होती हैं उनका निराकरण करते हुए
समस्याओं को हल करना चाहिए तथा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। परिवार का आकार एवं संगठन, परिवार के आकार या संगठन के अनुसार ही संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर परिवार बड़ा है तो अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, अधिक साधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सीमित संसाधनों में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। जीवन का दृष्टिकोण, जो मानव का जीवन का दृष्टिकोण है उसे हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। एक सही मार्गदर्शन करके अपना लक्ष्यों का दिशा निर्देश करना चाहिए। प्रबंध कुशलता, जो प्रबंध होता है घर का मुखिया होता है, एक अच्छा कुशल होना चाहिए ताकि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मकान एवं उसकी स्थिति होती है, कामकाजी महिला होती हैं, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग भी पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं जो गृह प्रबंधन के उपयुक्त संसाधन होते हैं उनमें मानवीय संसाधन और मानवीय संसाधन को ध्यान में रखते हुए हमें संसाधनों का प्रयोग सीमित अवस्था में करते हुए पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। तभी एक अच्छा कुशल प्रबंधक पारिवारिक संसाधनों की पूर्ति समय पर कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं मानवीय संसाधनों में तथा अमानवीय संसाधनों में दोनों का एक पारस्परिक संबंध बनाकर हम जो गृह प्रबंधन के उपयोग हैं उनको हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं।